साहब में संजीदा है या ये सिर्फ सियासी नारे हैं जिन पर अमल दरामद करने की सलाहियत तहकीकाती इदारों के पास फ़िलहाल कम नज़र आती है? इसके लिए हुकूमत क्या जो एक स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ होती है वो क्या लाएगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं लाहौर से लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक गवर्नर पंजाब और लीगल एक्सपर्ट भी हैं। बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये क्रिमिनल लॉयर बहुत ही अच्छे हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं हमें इफ्तिखार दुरानी साहब, मामले खसूसी हैं, वज़ीर आज़म के बराए मीडिया और बहुत ही एक अहम लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में हमें राना अफजल साहब भी ज्वाइन करेंगे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वे साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना भी रह चुके हैं। इससे पहले कि हम इन तमाम मामलात के ऊपर बात करें दुरानी साहब, एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है SP ताहिर दावर के हवाले से। 2 माह पहले उनको यहाँ पे इस्लामाबाद के G10 सेक्टर से अगवा कर लिया गया और अब आज नंगरहार में उनकी एक मसकशुदा लाश पाई गई है जो अब हैंड ओवर कर दी गई है पाकिस्तानी हुकूमत को। मुझे ये बताइए कि G10 से एक सर्विंग पुलिस अफसर को उठा लिया जाता है इस्लामाबाद में और लेके चले जाते हैं नंगरहार अफगानिस्तान जहाँ से उसकी लाश बरामद होती है। दावा आप ये करते हैं कि जी दहशतगर्दी की कमर टूट गई और आर्मी और सिविलियन हुकूमत एक ही पेज के ऊपर है। ये भी आप कहते हैं कि जी यहाँ पे दाइश का कोई वजूद नहीं, मगर ये जो एक रुक्का मिला है उसकी बॉडी के साथ वो तो क्लेम तो दाइश ने किया है, खुरासान ग्रुप ने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि अभी बड़ा अर्ली स्टेज है इसके ऊपर कमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर के पहले का ही वाक़या है जिस पे ये कल से गुफ्तगू चल रही थी और अभी थोड़ी देर पहले ही कंफर्मेशन उसकी आई है कि वो अभी 2 महीने से वो लापता थे। जी हाँ जी, लापता थे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मेरे ख्याल इस पे पोजीशन अपनी लेगी कि उनके ऑफिसर थे और वो गए हैं, और बाकी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जिनका काम है ये वो अपनी अपनी पोजीशन वाजे करेंगे क्या सूरत हाल थे। और जैसे भी अभी उनकी डेड बॉडी रिसीव नहीं किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, वो रिसीव करेंगी आज रात को और कल आएगा और कल इंशाल्लाह उनका नमाज जनाजा होगा और इंशाल्लाह जो हकीकत होगी वो अवाम के सामने रखेंगे। मगर तशवीशनाक बात नहीं है दुरानी साहब के इस्लामाबाद से अगवा करके एक सर्विंग पुलिस अफसर को आप ले जाते हैं अफगानिस्तान, बीच में खैबर पख्तूनख्वा आता है, बीच में चेक पोस्ट आते हैं। हाउ कम कि ये इतनी आराम से एक बंदे को उठा के वहां पे ले गए और हमने कमर तोड़ दी दहशतगर्दों की? तो फिर वो सही कह रहे हैं ना कि ठिकाने तो फिर हैं इनके। नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेके चले गए हैं। इस तरह तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग हैं, आपको मुझे कोई नहीं लेके गया, मतलब कि कोई मुहरकात होंगे। ऐसी कौन सी बात होगी कि एक शहरी को उठा ले जाए तो आप कहेंगे ये सिर्फ शहरी नहीं है, ये SP था। SP है, मैं ही कह रहा हूं। देखिए इन्होंने आप अगर इनका पढ़े प्रोफाइल तो इन्होंने काफी ज्यादा ऐसे ऑपरेशन किए थे, वजीरिस्तान से इनका ताल्लुक था, पेशावर में ये तैनात थे। टारगेटेड है। आप पूरी की पूरी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को सिर्फ एक जो है इस इशू पे ना बाईपास नहीं कर जाते हैं कि जी सारा सिस्टम जो है वो कमर तोड़ दी गई को आपने रिवर्स कर दिया है, दाइश को आपने इन प्लेस कर दिया। मुहरकात आने दें, मैंने इट्स टू प्री मैच्योर टू इवन डिस्कस अबाउट इट कि क्या सिचुएशन है, क्या हुआ, क्या मुहरकात है, ऐसे सामने आ जाएंगे। लतीफ़ खोसा साहब, आप ये समझते हैं कि जिस तरह दुरानी साहब कह रहे हैं कि ये वन ऑफ इंसिडेंट है, हो सकता है कि ये वन ऑफ इंसिडेंट ही हो, मगर तशवीशनाक बात है कि नहीं है आपके लिए? देखिए मेरे लिए तो बहुत तशवीशनाक है भी, और मुझे हैरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि मोहतरम इमरान खान साहब को किसी ज़माने में आपको याद होगा तालिबान खान का खिताब भी मिला हुआ है, और ये इस ऑपरेशन के भी सख्त खिलाफ थे। और इनकी वजारत उज़्मा में तो माशाअल्लाह उनको काफ़ी सहूलतकार यहाँ मिल जाएंगे। तो ये मेरे लिए बिल्कुल ये तशवीशनाक ही नहीं है। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इसके जवाब दे भी हैं कि कैपिटल में से इस्लामाबाद में से एक सर्विंग SSP को जो है इस तरह से अगवा किया जाता है, अगवा करके उसे अफगानिस्तान ले जाया जाता है। बीच में आपने सही बताया कि कितनी चेक पोस्ट आते हैं और कितने अजला आते हैं और कितने सूबे आते हैं, और वहां जाके उसकी लाश मिलती है। तो ये तो वाकई दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, और द प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल फॉर दैट। अगर एक सर्विंग SSP अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो मुझे बताइए शहरी, आम शहरी का क्या आलम होगा? तो इस मुल्क में अगर इस तरह से हमने एनकरेज करना है, और इस तरह से अगर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है और रैम्पेज पे चली जाता है, सारा पाकिस्तान बंद हो जाता है,
और उसके साथ फिर सरेंडर करती है हुकूमत उनके आगे भी, तो फिर वी आर सरेंडरिंग टू दीज एलिमेंट्स। मुझे नहीं समझ आती है कि पाकिस्तान किस समत में हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, जब आप लेके जा रहे थे खोसा साहब तो उस वक्त सरेंडर नहीं था, जब ताहिर अल कादरी साहब आ गए थे वो क्या था उस वक्त पाकिस्तान की सिमत में लेके जा रहे थे? ताहिर कादरी, माफ कीजिएगा, ताहिर कादरी दहशतगर्द नहीं है, आपके गलतफहमी में है। नहीं, उसके साथ भी एग्रीमेंट किया, यहाँ पे लोग आ गए थे बैठ के, उस वक्त आप अपना बयानिया निकालें, ये बयानिया था उस वक्त आपका, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? एक पत्ता नहीं हिला था, एक पत्ता नहीं हिला था, किसी को एक मुझे याद है कितने पत्ते हिले थे। कत्ल की बातें हो रही हैं। खोसा साहब जो गुफ्तगू हो रही थी उस वक्त अभी चलाए, मुनीजा चलाए, अपने बयानात देख लें, उनके बयानात देख लें, फिर आपको मगर आप समझते हैं कि ताहिर अल कादरी साहब उसी जुमरे में आते हैं, दहशतगर्दी के जुमरे में लोग यहाँ पे आए, इन्होंने भी उनके सामने एग्रीमेंट उनके साथ साइन कर दिया, अच्छा ठीक है। अच्छा, नहीं मगर वो तो बात इसकी कर रहे हैं ना, जो एसपी यहाँ से कादरी ने कभी किडनैप होके वहां पे उनकी लाश पाई गई। के जजों को देखिए, ताहिर कादरी ने कभी इश्तिहार नहीं दिलाया था, सुप्रीम कोर्ट के जजों को वाजिबुल कत्ल नहीं ठहराया था, उसने ये चीजें बातें नहीं की कही थी। ठीक है, तो रियासत जो है ना खोसा साहब अपने तरीकेकार से काम करेगी ना जी। अभी एक इशू है जिसको आप इशू क्रिएट करना चाह, मतलब कंसर्न है सबका, और उसी कंसर्न पे अगर आप भी कंटेनर पर बैठे थे, आपने भी कंटेनर पे कौन कौन सी बातें नहीं की थी, पार्लियामान पर हमले किए थे, पीटीवी पे कब्जा किया था, छोड़ दें, ये टेररिस्ट नहीं, हमने कोई कब्जा नहीं किया था। खोसा साहब जिस वक्त आप उधर खड़े थे, जिस वक्त उधर आप खड़े थे, निहत्ते शहरी जो थे, मैं खोसा साहब, सुन ले मेरी बात, ये सुन ले मेरी बात, मैं अपनी बेगम के साथ एक निहत्ता शहरी वहां पे खड़ा था, आप उस जालिम गवर्नमेंट के साथ खड़े थे जिन्होंने हमारे पर आंसू गैस फेंकी, मेरे बच्चों के ऊपर आंसू गैस फेंकी, हमने हमला किया वहां पे, आप लोगों ने जुल्म किया, रियासत ने जुल्म किया, गोलियां चलाई हमारे पर, मैं उधर खड़ा था, उसी जगह खड़ा था, मेरी बीवी भी खड़ी थी, हमारे पास मैं भी खड़ी थी, मगर मेरी चूंकि नौकरी थी, टेयर गैस खाना तो मुझे कबूल था, और खोसा साहब ने भी टेयर गैस बहुत खाई हुई है, मैंने तो खुद खोसा साहब को टेयर गैस खाते हुए बहुत बार देखा है, उनका सर फटते हुए भी देखा है। क्यों खोसा साहब, ये तो फिर होता है जमहूरियत के, ये क्या बात होगी, जमहूरियत में होता है जी, आपने कर दिया तो जमहूरियत में होता है, आपने खाया वो तो हम भी खाएं भाई, एक पॉलिटिकल राइट है, ये कौन सी बात है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। इट वाज अ राइट ऑफ अ सिटीजन, जब ये खड़े हुए उन जालिम हुक्मरानों के साथ निहत्ते लोगों पे गोलियां चलाई इन्होंने, पहले मॉडल टाउन में चलाई जिसकी प्रोटेस्ट किया गया, वो दोबारा हमारे पर किया। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है ना, आपका इशारा नून लीग की तरफ है। नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी थी उस वक्त, जो है औरतें और बच्चे थी, अगर वहां पे खड़े थी तो आप देखिए उस चीज पार्टी ने कभी इस मामले मेरी अर्ज से औरतें और बच्चे थी, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आवाम सुन रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम सुन रही है, औरतें और बच्चे थे, शीरखार बच्चे थे वहां पे, और आपने जिस बेदर्दी से जुल्म किया वहां पे, टीयर गैसिंग करवाई नून लीग ने, उस वक्त लोगों के पास चारा नहीं था, क्योंकि बाउजर निकाल दिए गए थे सीडीए के, उनको पानी चाहिए था ताकि टीयर गैस से अपने आप को बचा सके। सब कुछ हमें मालूम है, नहीं मालूम, हमने कवर किया, हमने कवर किया और हम वहां पे थे, आप नहीं थे वहां पे, मैं वहीं पे खड़ा था जी, मगर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। नून लीग के साथ खड़े थे ये लोग, अब इसलिए ये गुफ्तगू मुझे ये बताइए कि ये गुफ्तगू कहीं और चली गई है। दुरानी साहब, जमहूरी बंदा, कभी भी जमहूरी बंदा उस पॉलिटिकल स्ट्रगल को ये नहीं कह सकता मैंने पीटीवी पे हमला कर दिया, मैंने पार्लियामान पे हमला कर दिया, ये क्या गुफ्तगू है जी? वैसे नहीं, मगर आप समझते हैं कि जो हम भी वहां पे थे, क्रेन्स भी आ गई थी वहां पे, ऐसे भी लोग थे जो पत्थर फेंक रहे थे पुलिस के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं अगर हुकूमत को अपनी आई स्टिल फील कि हम जस्टिफाइड मूवमेंट कर रहे थे वहां पे, किसी भी रियासत को हक नहीं है बुलेट फायर करने का किसी शहरी के ऊपर, नहीं बुलेट फायर करने का किसी को हक नहीं है, बिल्कुल उधर फायर हुई हैं, आप यहाँ पे मैं लेके जाता, मैं उस वक्त आप बंदे दिखा सकता हूँ कि 100 से ज्यादा बंदे पिम्स में थे जिनको बुलेट फायर होते, मेटल बुलेट लगी। देखिए अब आपकी हुकूमत आ गई, आप इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात करें और हकायक सामने लाएं, आपको कौन रोक रहा है? सब चीजें करेंगे जी आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो हुकूमत आई है ना जी, आहिस्ता आहिस्ता सब पता चलेगा किसने क्या किया। जी खोसा साहब, देखे पता नहीं कौन सी दुखती रग पे मैंने पाँव रख दिया है, या मुझे तो देखें धरना मेरी बहुत ये कहा है कि क्या अब आगे चलते हैं, धरना बाजी का हिस्सा होगा, अब आगे चलते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स खोसा साहब, माजरत के साथ मैं अभी बात काट रहा हूं, मेरी बहुत दुखती रग है। जी खोसा साहब,
जी खोसा साहब। मुनीर साहब, अगर आप इश्तियाल दिलाने वालों को, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को वाजिबुल कत्ल कहने वालों को, अगर आप उस पर हमला करवाने वाले और सारे पाकिस्तान को चोक करने वालों के साथ जाके सरेंडर करते हो, तो क्या इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसकी तस्दीक हो रही है, जजेस की तस्दीक की जा रही है, और यहाँ तो आपने बात की कि इस्लामाबाद कैपिटल से एक सर्विंग एसएसपी को अगवा करके जाके कत्ल दियारे गैर में कत्ल किया जाता है। अरे बाबा, यहाँ तो आपका काम तो आपके जानवर और परिंदे भी आपके मुल्क के, उनकी भी हिफाजत करना आपका फर्ज है। आप हुकूमत वक्त हैं, ऐसा ही है, तो आप कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? आपकी बात से अगर ऐसा होगा तो रियासत की रेट वो आमादा है आपकी बात से, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बताइए कि आप जब कहते हैं कि हमने सरेंडर नहीं किया, तो सरेंडर पर और क्या होता है? वो इंडिया से फौज आई हुई थी कि सरेंडर कर दिए। सरेंडर क्या वर्ड होता है जी? आप नेगोशिएशन, एफआईआर दर्ज की उनके खिलाफ की, उनके ऊपर एफआईआर की हुई है और एफआईआर आगे अपना रास्ता ले गया के तहत की हुई है ना, 780 के तहत कर दी, हमने प्रोसेस कर दिया ना जी। तो फिर आप अपनी एफआईआर के ऊपर क्यों नहीं आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप तो प्रेशराइज नहीं कर सकती ना। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूं, मैं कैसे आपको प्रेशराइज कर सकती हूं? आप सजेस्ट नहीं कर सकती मेरा कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने तो एफआईआर दर्ज नहीं की, एफआईआर तो आपने दर्ज की है, आप अपनी एफआईआर पे अमल दरामद करेंगे ना? हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वक्त आएगा। ठीक है, अब जब करेंगे तो फिर देखेंगे। मेरा ख्याल है कल रात हमने 2 घंटे की, आपने वापस वो गुफ्तगू लेके आगे कोई गुफ्तगू बंदा कुछ सोच समझ के कर रहा होता है। ये मेरा प्रोग्राम है, जाहिर है मैं ही इसके अंदर गुफ्तगू बताऊंगी कि क्या होगा ना, तो आपकी बड़ा बिस्मिल्लाह, आप आए हैं, आप अपनी बात जरूर करें, मगर आवाम की एक बहुत बड़ी कंसर्न है इससे। कंसर्न मीट हो गया जी, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की थी उनके ऊपर केसेस हैं, वो जेल चले गए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ नहीं है। ये पिछले प्रोग्राम में मैंने एग्जैक्टली ये गुफ्तगू की थी, आप दोबारा 1.5 हफ्ते बाद वही गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने आप गुजारिश की थी कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की उन्होंने कहा ये हमारे लोग नहीं हैं, उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री ने गिरफ्तार कर दिया था। जो 16 एमपीओ में लोग पकड़े हुए थे जिन उन्होंने मुआहिदा किया। एक बात बताएं, इस मामले को हम रहने देते हैं, मगर बोले जी, मगर आप बोले जी, इतना गुफ्तगू करना चाहते हैं करें, इसके ऊपर कौन सी? ये तो पूरा दिन कल भी हमने गुफ्तगू किया। नहीं, मेरी एक बात सुने, आपको इरिटेट हो गए हैं आप इस सब्जेक्ट से, तो चले आगे चलते हैं। नहीं, मैं नहीं, आगे चलते हैं। मेरी बात सुने ना, आगे चलते हैं। आप इरिटेट हो गए सब्जेक्ट से। सवाल ये है कि देखें, जब आप छोटी मछली को पकड़ेंगे ना, तो लोग आपसे ये सवाल करेंगे कि आपने एफआईआर तो लीडरान के खिलाफ की, मगर आप में हिम्मत नहीं कि आप उनको अरेस्ट कर लें। आपने जो बच्चे वर्गलाए हुए थे तो शायद उनको आपने अरेस्ट किया। ये लोग पूछते हैं सवाल। मेरे से तो अभी तक सवाल आप पूछ रहे हैं, बाकी तो किसी ने पूछा। सबने कहा कि जरदारी साहब का भी ये बयान था, सबसे अच्छा कोर्स था कि जी ब्लड शेड नहीं हुआ, इस मुल्क में खून खराबा नहीं हुआ, तोड़ फोड़ हुई है। जिन्होंने तोड़ फोड़ की उनको जेल भेज दिया गया था, उन अपने केस भुगत रहे हैं क्योंकि उन्होंने रेनाउंस कर दिया था। इससे बेहतर चीज़ पाकिस्तान के हक में नहीं हो सकती थी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि बाजौर प्रेस क्लब क्यों बंद हुआ है? वहाँ पे थ्रेट्स आई हैं और मुकम्मल तौर पे बाजौर प्रेस क्लब को बंद कर दिया गया है कि जी यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं, हमने बंद कर दिया है। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि प्रेस क्लब बंद होना एक बहुत ही लेकिन मिर्ज़ा भाई, ये पहले मुझे बता देती तो मैं कोई वर्किंग करके आ जाता। मुझे तो आपको क्विज टेस्ट पे ना बिठाए ना जी। आई एम नॉट हियर फॉर अ क्विज टेस्ट, I am here for a debate on an objective thing which you will ask me if you have to put up these questions. अच्छा, चूंकि तो आज अखबारों में बात छपी थी तो शायद मैंने कहा आपको चाहिए था, आपको प्रोड्यूसर मुझे बताता कि जी बाजौड़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, दावड़ साहब के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, आप चाहिए अपना होमवर्क करके आएँ। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी जनरल पॉलिटिकल सिचुएशन है। जनरल पॉलिटिकल सिचुएशन में आप स्पेसिफिक एक एरिया उठा लेंगी, ये ज्यादती कहना। चलिए चाइना के विजिट के ऊपर बात कर लेते हैं। चाइना के विजिट के ऊपर आज जो आपने देखा होगा, बिजनेस रिकॉर्डर बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उनका एडिटोरियल बाकायदा तौर पे छपा है और उन्होंने कहा है कि जी बिजनेस रिकॉर्डर एक्सक्लूसिव रिवील्स दैट द पाकिस्तानी टीम हैज रिटर्न विदाउट एन एग्रीमेंट ऑन द पैकेज फ्रॉम चाइना, इक्वली डिस्टर्बिंग दैट द सऊदी पैकेज हैज आल्सो नॉट येट बीन डिस्पर्स्ड। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि चाइनीज के साथ हतमी तौर पे कोई फैसला हो गया है कि होना है कि ये बात उनकी सही है? बिजनेस रिकॉर्ड ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है और जिसने लिखा है अखबार में कि ये चाइनीज जो विजिट है, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए हैं वहाँ पे, इससे तारीख़ी जो है वो दौरा नहीं हो सकता जो कि ये था। इसकी जो है समरात वो आगे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी।
हमें बायलैटरली नहीं डिस्क्लोज करना कि जो उन्होंने हमारे साथ डील किया है अभी फ़िलहाल, बिकॉज चाइना का कंसर्न है, उनकी खातिर हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आप वज़ीर ख़ज़ाना को भी देखें तो जेनेरिक गुफ्तगू कर रहे हैं, स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहे। इस खबर में ये भी कहा गया है कि इमरान खान साहब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि आपने हमें मिसलीड किया है, आपने हमें नहीं बताया कि कैसे चाइनीज के साथ डील करना है। ये भी इस खबर में गलत देखा हो जी। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान, क्योंकि मैं इसमें हिस्सा था जब प्रिपरेशन थी, इससे ज़्यादा एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन किसी भी ट्रिप की नहीं थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व थे। और आई डोंट नो कि किसने लिखा है, बहुत ही नासमझ इंसान थे जिन्होंने ये रिपोर्ट किया हुआ है। पाकिस्तानी एम्बेसी, चाइनीज़ एम्बेसी इन इस्लामाबाद एंड फॉरेन ऑफिस एंड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री इन चाइना वर इन टच फॉर ओवर अबाउट अ मंथ ऑन डेली बेसिस। तो फिर ये कब निकलेगा, ये अनाउंसमेंट कब करेंगे आप? कुछ आइडिया दे। पहले 9 नवंबर की बात की गई थी, अब तो वो गुजर गया, तो अब क्या आपके दिमाग में कोई डेडलाइन है? देखिए, हम आपको गवर्नमेंट एब्सोल्युटली रिलैक्स लग रही है कि जी हम जो डेफिसिट है उससे हम निकल गए हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था, तो इसीलिए लग रही है कि हमें नज़र आ रहा है ना सामने, हमें क्या ज़रूरत है एक सिचुएशन में एक बात कहने की जो होना नहीं है। और चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप ऐसे तो नहीं है ना जो कल हमने क्रिएट कर दी। एक बायलैटरल रिलेशनशिप है जिसका बड़ा पीछे बैकग्राउंड है, बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसके ऊपर। और अगर एक हमसाया मुल्क ने जो कि हमारी इमदाद कर रहा है, अगर वो कह रहा है कि जी आप इमदाद नहीं करेंगे, आई थिंक लोन इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। राना अफजल साहब, देखिए यहाँ पे जो मुतालबा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो गया है, उसको आप कैसे देखते हैं, जो कि आप मईशत को अच्छी तरह समझते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू जो था, करंट अकाउंट नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू। मैं नहीं समझता कि हमारे इकोनॉमिक मसाइल जो हैं वो किसी वक्त आप 2-3 ममालिक से एड ले लेंगे और आपके मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये एक परपेचुअल कंटिन्यूअस मैनेजमेंट का सवाल है। अभी फरमा रहे थे कि चाइना के साथ रिलेशनशिप का एक बड़ा सुनहरा बैकग्राउंड है। वो सुनहरा बैकग्राउंड किसने बनाया है? वो सुनहरा बैकग्राउंड आपको बना के देके गए हैं और आपने वो रिलेशनशिप को खराब किया है। जब चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आया, जो कि दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर है, आपने उसको एक डिप्टी सेक्रेटरी से उसको रिसीव करवाया। फिर जब आप गए तो आपको उनके मेट्रो के वजीर ने रिसीव किया। फिर जब आप शंघाई गए तो उनके डिप्टी मेयर ने आपको रिसीव किया। तो ये चीजें रेसिप्रोकल होती है। अगर आप इज्जत लोगों को देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। वो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का जहां तक मसला है, पाकिस्तान जो है वो हुकूमत के साथ चाइना का रिलेशनशिप अपनी जगह होगा। चाइना का रिलेशनशिप पाकिस्तान के अवाम के साथ है और जो कुछ भी यहाँ पे हुआ, हुकूमतें तो हमारी आती जाती रहती हैं और आप जो आए हैं अगर उसको बेहतर कर सकते तो अब आपके हाथ में कोई एलामिया की शक्ल में आता है। चाइना कोई चीज छुपाने का, किसी से चाइना को खौफ नहीं है कि वो छुपा लेंगे। उन्होंने सिर्फ आपको जो बात बताई है कि आप किस प्रोग्राम के तहत लेना चाहते हैं, आपका एजेंडा क्या है, जो उसको आपको खुद ही मालूम था और आपने पाकिस्तान के लिए वहां पे जाके सुबकी कराई है। मैं समझता हूं कि आपने वो दौरे नहीं देखे जो साबका लीडरशिप लगा चुकी है। अच्छा, मगर इसके तो दुरानी साहब जो है, राणा साहब दुरानी साहब जो है वो मुस्कुरा रहे, मगर हकीकत ये है लतीफ खोसा साहब कि जो 1.5 बिलियन डॉलर्स PMLN की हुकूमत में आए थे सऊदी अरब से, उसका भी पता नहीं चला कि उसके खदोखाल क्या थे। और इनसे भी जो आए हैं वो भी ये कहते हैं कि जी अनकंडीशनल हैं। तो क्या पार्लियामेंट में ऑपोजिशन को नहीं पूछना चाहिए कि इसके क्या कंडीशंस हैं? क्या आपको भी कुछ बताया जाता है कि जी क्या कंडीशंस थे, कैसे ये पैसे आए और उसके बरक्स हमें क्या करना होगा? देखिए मुनीज़ा, पहली बात तो ये है कि कोई कॉन्सेप्ट फ्री लंच का बिल्कुल भी नहीं है दुनिया में। ये दुनिया में जब भी कोई मुल्क के साथ बातचीत होती है, मुआहदा होता है या कोई लोन दिया जाता है, तो उसके पीछे यकीनन अवामिल उनके अपने ज़ाती मफादात के उस मुल्क के होते हैं। पहली बात होती है, क्योंकि वो भी जवाबदेह होते हैं अपने मुल्क और अपने मुल्क के अवाम को। ऐसे ही पैसा कोई नहीं देता है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि यकीनन इनको चाहिए कि पार्लियामान में प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आते। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, बदकिस्मती से जमहूरी रवैयों का बिल्कुल फुकदान है मोहतरम इमरान खान साहब के और इनके वज़रा के एटीट्यूड्स में। अभी भी ये कंटेनर से उतरे नहीं हैं। और वो आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट के कल ही जजेस ने जो इनके बारे में कमेंट्स दिए, किसी हुकूमत को 3 महीने में ये फतवा बाला तरीन अदालत से आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिला
जो फतवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला कि ना इनका कोई विजन है, ना इनका कोई प्लान है, ना इनके पास सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज वजाहत कर दी है और एक नोटिस भी भेज दिया है जंग ग्रुप को कि जी हमने ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं दी थी। मगर चलें, और भी बहुत सारे कानूनी मामलात हैं जिनके ऊपर बात करना बाकी है, बेनामी अकाउंट्स के ऊपर बात करना बाकी है, चूंकि एक मुहिम चली हुई है पकड़ धकड़ की, उसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब एहतसाब के बारे में बात करते हैं। दुरानी साहब ये बताइए कि 5000 बेनामी अकाउंट्स आपने देखे, उसके बाद जरदारी साहब ने भी कहा कि जी ये जो बेनामी अकाउंट्स मेरे खाते में आ रहे हैं, आपने उनकी साउंड बाइट सुन ली कि इससे मेरा ताल्लुक नहीं है और अभी मेरा ताल्लुक बनाना जो है वो कानूनी कार्रवाई अभी बाकी है। तो मुझे ये बताइए, अभी जो इन्वेस्टिगेशन जिस जुमरे में जा रही है उससे आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं जरदारी साहब को इन बेनामी अकाउंट से? हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की नहीं है कि ये जरदारी साहब के अकाउंट है। अगर आप वो शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देखें, मैं तो जो है कल सरप्राइज़ हुआ जब कायरा साहब ने, जो माशाल्लाह से मैं काफ़ी इज़्ज़त करता हूँ कायरा साहब की, वो उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ जोड़ दिए गए। हमने तो नाम ही नहीं लिया जरदारी साहब का कि उनके अकाउंट है। हम जनरली हमने बताया कि 5000 से ज़ायद बेनामी अकाउंट हैं और उसमें काफ़ी नाम भी आ रहे हैं। हमने जनरली गुफ्तगू की है और उसमें जो है एविडेंस ऐसा है जो कि इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, जिसमें लोग जहाँ पे जिधर अकाउंट आप खोले जा रहे हैं तो बड़ी अमाउंट है और काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। हमने किसी का नाम नहीं लिया, तो जरदारी साहब ने खुद कहा कि जी वो उन्होंने ऑन किया उसको। उनका नाम कहीं भी किसी भी बेनामी अकाउंट से लिंक नहीं हो रहा। हमने तो ये बात नहीं की कि लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा। आपकी तहकीकाती इदारे आपको क्या बता रहे हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना जी, वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा हुआ है कि जी हम शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन उनके साथ। ठीक है खोसा साहब, तो फिर क्यों कबलस वक्त कायरा साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बेनामी अकाउंट्स के हवाले से, और क्यों जरदारी साहब समझते हैं कि जी मुस्तकबिल में उनको हिरासत में लिया जाएगा? देखें, वो उसमें तो हमने जमानत करवा रखी है मोहतरम जरदारी साहब की, अगरचे वो FIR में नहीं है, और फरियाल बीबी की भी हमने बेल बिफोर अरेस्ट करवाई हुई है। इसलिए कि आप ज़रा इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के बयानात देखिएगा, सुनिएगा ज़रा। और ये मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अगर मैं चेयरमैन नैब होता 50 बंदों को मैं अंदर कर देता। बार बार इन्होंने तो दोनों फरीकैन, दोनों साबका जमातों के जो कायदीन हैं उन पर इन्होंने मुसलसल एक बौछार कर रखी है। और मैं हैरान होता हूँ क्योंकि मैं वकील भी इन केसेस में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पेश हुआ हूँ। मुझे तो कोई लिंकेज इनक्रिमिनेटिंग जो फरमा रहे हैं, इनक्रिमिनेटिंग मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया है। और दूसरी बात ये, आप बताएं मुनीज़ा कि बैंक में अकाउंट खुलवाना कोई इतना आसान काम है? आप शनाख्ती कार्ड ले जाते हो, बायोमेट्रिक आपके जो है वो सारे निशानात अंगुश्त लगते हैं, फिर आपको जो है शनाख्त करते हैं, बैंक अकाउंट वाले 2 आइडेंटिफाई करते हैं, आपके बैंक अकाउंट खोलते वक्त भी करते हैं, और अगर ट्रांजैक्शन ज़रा बड़ा हो तो FIA बैंकिंग विंग है बाकायदा जो फॉर्म अलर्ट देती है और वो वेरीफाई करते हैं। मुझे नहीं समझ आता ये 5000 जो बेनामी अकाउंट्स बनाए हुए हैं इन्होंने, वो किसके खाते में डाल रहे हैं और कैसे इन्वेस्टिगेशन करके एक हाइप क्रिएट की हुई है। ये आप उसी तरह बबल की तरह फिजल आउट होगी जिस तरह बदकिस्मती से इनके बाकी मामलात फिजल आउट हो रहे हैं। तो भारकैफ हमारा तो इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर ये बयान देंगे हमारे खिलाफ तो लामहला जवाब गजल के तौर पर फिर हम तो कुछ तो अपने दिफा में कहेंगे। लेकिन खोसा साहब ये केस तो आपकी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में हुआ है, ये बात सच है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, हमारा नाम भी से कहा गया। अच्छा राना अफजल साहब, देखिए ये केसेस तो 2015 में बनाए गए थे ना। क्यों देते हैं आपके वज़रा फिर बयान क्यों देते हैं ऐसे? जरा चौधरी फवाद साहब के बयानात सुन लीजिएगा। तो वो तो साथ देखे ना, ये चलता रहता है, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। अच्छा, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है राना अफजल साहब, मगर ये हल्की फुल्की जो मौसीकी है इसके ऊपर जो आपकी पॉलिटिकल क्लास है तो अवाम एक सवालिया निशान उठा लेती है और कहती है कि जी इतने अगर लोग करप्ट हैं तो शायद ये एक खुदा ना खास्ता सिस्टम है ये सस्टेनेबल नहीं है। देखें, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ, PTI जो मुस्तकिल यू टर्न मारने वाली जमात जो है, और लोग पहले यू टर्न को अंग्रेजी का लफ्ज समझ के वो स्लिप हो जाता था, यू टर्न लोगों को समझ नहीं आती थी।
अब लोगों को समझ आनी शुरू हुई है ये तो झूठ है, फ्रॉड है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। इनका जो अब इनकी किसी बात का कोई अगर ये वो सच भी कभी बोलेंगे तो लोग कहेंगे ये भी झूठ है। तो इन्होंने इतने झूठ बोले हैं, इतने यू टर्न मारे हैं कि इनका तो किसी बात का एतमाद नहीं। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को जिस तरीके से इन्होंने करप्ट कहना शुरू किया, उस गड्ढे में ये अब खुद गिर गए। अब पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, किस करवट इस मुल्क ने बैठना है, कोई पाकिस्तान के अंदर से भी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने कहा ये पुरानी हुकूमतों के ताबेदार हैं, उनके साथ एक बंदे के 15 दिन में 4 तबादले करते हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अब ये जो है ये पार्टी जो है अब ये मुंह देख रही है। पंजाब के अंदर इनके 3 ग्रुप हैं, एक इनका कोर ग्रुप है जो असली 20 साल वाली पीटीआई है, एक इंपोर्टेड लोग हैं जो खोसा साहब की जमात से और मेरी जमात से देखे गए हैं, और एक जो है इनके कोalition पार्टनर है। वो तीनों की अपनी रस्साकशी है, अपने अपने एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। खाक इन्होंने सूबों के लिए काम करना है। मुझे एक प्रोग्राम बता दें, एक एजेंडा बता दें दुरानी साहब कि इन्होंने 100 दिन में हमने ये एक चीज का फैसला किया है। अच्छा, ये क्या सवाल है, चलिए वो बता देते हैं, लेकिन मेरे शहर में इनको मौका दें जी। 1 मिनट, मेरे शहर में इन्होंने खुशखबरी दी कि हमने जी 200 बंद इंडस्ट्री चला दी है, हमने उनका गैस का उनके ऊपर फैसलाबाद में, ठीक है। आज वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि वो कहते हैं जी साढ़े नाल भी फ्रॉड हो गया हमारे साथ। अच्छा, मगर इसके ऊपर दुरानी साहब का रिस्पांस जरूरी है जी। दुरानी साहब देखिए, अपोजिशन पार्टी का काम है क्रिटिसाइज करना। नेचुरली राना साहब ने कब कहना है कि जी तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा काम नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई एक काम बता दें जो आपने 100 दिन में पूरा कर लिया, क्योंकि 100 दिन पूरे। देखिए 100 दिन में काम मुझे बता दें, जो 10 साल की हुकूमत में एक काम उन्होंने पूरा किया हो। हमसे 100 दिन का पूछ रहे हैं। हमारा एक रोड मैप है। मेरी गुजारिश सुन लेना, अभी आपने सवाल पूछे, मेरी गुजारिश सुन लें। 100 दिन का रोड मैप हमारी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। अभी प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में आप वेबसाइट पर जाइएगा, उसमें 35 नुकाती एजेंडा है, 6 सेगमेंट्स हैं, सारे मुझे याद है। नहीं, वो जो है उसकी ट्रैकिंग फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की थी। हमें किसी आपने नहीं कहा था, हमने खुद ना राना अफजल साहब ने कहा था, ना लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था। ये तहरीक इंसाफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करती है कि हमें ट्रैक करें जो हमने आइडेंटिफाई किया है। अच्छा जी, उसके बाद जो बात अभी राना अफजल साहब ने की है वो अभी तक मौजूद है। जो उनको उन्होंने क्लेम करना है, उन्होंने कहा जी बिल हमें भेज दिए गए बिजली के और उसके गैस के, वो उन्होंने क्लेम करना था। और क्लेम आके रज़ाक दाऊद साहब से भी मिलके चले गए हैं लोग, और फाइनेंस मिनिस्टर से भी वो क्लेम कर लेंगे जो उन्होंने रेट दिया हुआ था उनको। अच्छा, जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इधर इजाज़त दीजिए, मुझे इधर एक वक्फा लेना है, मगर फिर नाजरीन जो एहतसाब का अमल है उसके ऊपर वापस आना है, क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं ट्रेस किया गया है और वो मुल्क से बाहर हैं। अब उधर से पैसा वापस लाना है, मगर इस मुल्क में जो तारीख है वो बड़ी एक तरीके से डार्क है, कभी कोई पैसा वापस आया नहीं। इस बार क्या मुख्तलिफ करेगी हुकूमत के पैसा वापस आ जाएगा, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दुरानी साहब, बात यह है कि लूटा हुआ पैसा मुल्क से किसी भी मुल्क से वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है। आपको पता होगा फरहान जुनेजो जो एक पाकिस्तानी डुअल नेशनल कह रहे थे, उसको वो पकड़ा गया इधर इंग्लैंड के अंदर, मगर पाकिस्तानी जितनी भी तहकीकाती इदारे हैं वो प्रूफ नहीं दे सके और जिसकी वजह से उसको छोड़ दिया गया। अब मुझे ये बताइए कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ने कहा और पैनामा में भी कहा कि जी हम आपके साथ किसी किस्म की कोऑपरेशन नहीं करेंगे, तो ये लूटी हुई दौलत आप कैसे वापस लाएंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। बेसिकली आज तक रियासत पाकिस्तान ने एफर्ट ही नहीं की है। जब से ये 9/11 हुआ है वहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो है ना ग्लोबली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हमने कभी परसू ही नहीं किया। गवर्नमेंट ये वर्क करती है कि रोका जाए। बड़ा सिंपल सा है कि आपके जो इदारे हैं कौन से हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक है, FBR है, इधर से FIA है, SCCP है, ये लोग काम कर रहे हैं जो कि आपको बता सकते हैं। आपने प्रूफ क्या करना है, आपने बताना है कि इल गॉटन मनी है। फरहान जुनेजो के केस में क्या हुआ, देखिए क्यों नहीं प्रूफ कर पाए? ये तो हमारे आने से पहले की बात है ना जी। हम अभी आ गए हैं, अभी हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बहुत सारे मुल्कों से साइन कर रहे हैं। अभी जो आपको डेटा दिया जा रहा है UAE से दिया जा रहा है, UK से आ रहा है डेटा, 10 ममालिक से है आपके पास डेटा? जी, UK से भी है। वो इंफॉर्मेशन है या एविडेंस है?
जी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अभी हमारी क्योंकि एग्रीमेंट इन द फाइनल स्टेज ऑफ साइनिंग है, हमारा स्विट्ज़रलैंड के साथ फाइनल स्टेजेस पे हम हैं। शहजाद अकबर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। आप देखेंगे कि इस वक्त जो है तमाम ममालिक आपके साथ हेल्प करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, उसमें FATF की वजह से FATF की वजह से हेल्प करना चाह रहे हैं। अगर आप FBR का जो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, आपको फाइनेंशियल प्रोफाइल जो आपका है वो प्रूफ कर दे कि जी इफ्तिखार दुरानी का ये फाइनेंशियल प्रोफाइल है और ये जो अर्न किया है वो तो प्रूफ करे ना। फिर इफ्तिखार दुरानी ने प्रूफ आपने फिर जो पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले आपने देनी है। खोसा साहब ये बताइए कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा उन मुमालिक से इंफॉर्मेशन या एविडेंस कलेक्ट करना जिनके साथ हमारी पहले कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस किसी किस्म की कोई एग्रीमेंट नहीं थी? देखें, ये दो चीज़ों में ना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 हम लेके आए थे और उसमें पहली बात इन्होंने ये साबित करना है प्रेडिकेटेड ऑफेंस को कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जुर्म की पैदावार है, ये जो पैसा है जो बाहर भेजा गया है या जा रहा है। पहले तो ये प्रेडिकेटेड ऑफेंस नहीं साबित कर सकते कि जुर्म का है पैसा है। फिर दूसरी बात ये है उसकी तरसील के ये बाहर कैसे गया। अगर बैंकिंग चैनल से गया है तो फिर तो रेगुलर गया है, उसका ट्रांजैक्शन है, उसका टैबुलेटेड है, उस पर टैक्स कटा है, सब कुछ है। और अगर किसी ने वहाँ ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने की थी जिसमें इन्होंने छूट दे दी थी कि ये कोई भी डिस्क्लोजर करे टैक्स इस्तेस्ना हो जाएगा, टैक्स दे दे, अगर उस एमनेस्टी स्कीम में आ गया फिर भी ये उसको टच नहीं कर सकते। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कहाँ से हाइप क्रिएट कर रहे हैं और कैसे लाएंगे। MOUs देखें, ये इंटरनेशनल लॉज एग्जिस्ट करते हैं इस पर, ये कोई नया तीर नहीं मार रहे जो इनके MOUs जाके साइन कर रहे हैं। MOUs 5-10 साल के बाद उसका जो है अफादियत आती है इंटरनेशनली। ये सिर्फ डिफ्यूज कर रहे हैं अवाम को अपने मसाइल से हटाकर, ये इस तरफ हाइप क्रिएट करके और वही अग्रेसिव पॉलिसी रख के ये अपनी नाअहली को छुपा रहे हैं। अपना ये जो है अंडर 19 टीम जो है इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। कंटेनर पे खड़े होकर देखें बातें करना बड़ा आसान है। फिर जाएंगे, फिर पुरानी साहब बहुत नाराज हो जाएंगे। खोसा साहब उधर हम नहीं जाते, अभी इसी बात पे रहते हैं। लेकिन आप चले पुरानी बातें नहीं, अभी नई बहुत सारी बातें। राना अफजल साहब देखिए, दुरानी साहब तो कम से कम ये कह रहे हैं कि पहले की जो हुकूमत थी उन्होंने इस किस्म की कोई कॉपरेशन नहीं की मुख्तलिफ अदारों के साथ, और इसीलिए जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी वो कैपेसिटी ही नहीं बनी कि वो लूटी हुई दौलत बाहर से लेके आ सके। मुनीज़ा, ये फैक्चुअली गलत बात है। 1 सितंबर 2018 से जो OECD के साथ मुआहिदा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ है वो हम उसको करके गए। देखिए, पाकिस्तान का जो इस वक्त मुनीज़ा मसला है कि हर हुकूमत की प्रायोरिटी होती है और वो प्रायोरिटी अपने मुल्क की मईशत के मुताबिक होती है। इन्होंने करप्शन के पैसों को ढूंढना शुरू किया, जहां से कामयाबी बड़ी मुश्किल से मिलेगी, बड़ी थोड़ी मिलेगी, ये हमें करना चाहिए। लेकिन इनकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हम टैक्सेस को बढ़ाना चाहते थे, टैक्स बेस को बढ़ाना चाहते थे। हमने उन मुश्किल अदवार में टैक्सेस को 2000 अरब से 4000 अरब पे ले गए और जिसकी वजह से सूबों को जो पैसा जा रहा था वो हमारे दौर में दुगना हो गया और पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक कामयाबी आई और एक लोगों को